हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है हमें 2022-23 के लिए। आपको पता है एग्जाम्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 15 फेब से, और ये जो सैंपल पेपर है एग्जैक्टली एक तरह से आपको ये बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस या किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे तो यू विल हैव सम आइडिया कि हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपको इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के आने वाले हैं। तो सीबीएसई के दिए हुए इस सैंपल पेपर को हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द सैंपल पेपर, और ये सैंपल पेपर मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑफिशियल है, यानी कि सीबीएसई ने दिया है इस सैंपल पेपर को इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के बच्चों के लिए। और ये सैंपल पेपर आपको डेफिनेटली सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कम से कम 5 से 10 सैंपल पेपर 5 to 10 सैंपल पेपर आपको करके जाने चाहिए। देखिए सैंपल पेपर आप किसी बुक से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के पैटर्न देखने हैं। क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कीजिए ताकि क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता हो और एग्जाम में आपको ये ना लगे कि अरे ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस है। बेसिकली हम सीबीएसई के सैंपल पेपर को पहले क्यों सॉल्व करते हैं, उसका रीजन ये है कि ये ऑथेंटिकेट है, आपको क्वेश्चन के पैटर्न और अपने सिलेबस का भी एक तरह से आइडिया हो जाएगा। अच्छा इन सेक्शन से ये सारी चीजें हमसे क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। तो अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें उससे पहले टाइम देख लें, 3 घंटे का पूरा टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की है तो ये पेपर 2 घंटे में करके आप बैठ जाएंगे, और अगर पढ़ाई नहीं की है तो फिर 3 घंटे भी आपके लिए बहुत कम है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 70, क्योंकि 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट है वो आपके स्कूल हैंडल करते हैं। तो अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप मुझे 30 में 13 दीजिए, क्योंकि अगर आपने 1 नंबर भी कम लिया है स्कूल से तो अगर आप इस पेपर में पूरा अगर आप 70 भी ले आते हैं तो भी आप 99 पे रहेंगे, 100 तो नहीं आ पाएंगे। सो बेटर है कि आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमें 30 आउट ऑफ 30 ही चाहिए, चाहे आप जैसे देना चाहें, ठीक है। अब आइए जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है और बच्चे यूजुअली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यही गलती होती है, कौन से क्वेश्चंस पकड़ने हैं कौन से क्वेश्चंस नहीं पकड़ने हैं, ये सब चीजें जो है वो यहीं पे क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या कहता है कि पहला है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शन, ए से लेके ई तक 5 सेक्शन है। चलिए ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ये इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं स्ट्रिक्ट मोड में है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। आपको इसमें कोई भी जो है वो ऑप्शनल या यूं कहिए कि हाँ मतलब कुछ आपको फैसिलिटेट करे कि ये बना लो या ये बना लो, वैसा इन्होंने इस बार नहीं किया है। सारे क्वेश्चंस आपको कंपल्सरी दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा क्या कहता है पॉइंट, सेक्शन ए बी सी डी और ई। आपको शुरू में बताया सेक्शन ए से लेके ई तक होगा। अब इन सारे सेक्शंस के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि हैव 18 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। या फिर यूं कहिए कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा बुक के अंदर से पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो 18 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। दूसरा सेक्शन बी है 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क, ठीक है। तो ये टोटल कितने मार्क्स से हो जाएगा, 18 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स से हो जाएगा, 7 होंगे तो 7 2 14 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन सी हैज 5 शॉर्ट आंसर कैरिंग ईच 3 मार्क्स, ये हो जाएगा 3 मार्क्स का। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी देन 5 3 15 मार्क्स का हो जाएगा। और डी में 3 लॉन्ग आंसर हैं 5 मार्क्स के, तो फिर से वही है 5 3 15। और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ व्हाट 4 मार्क्स, तो 4 2 व्हाट 8 मार्क्स। तो इस तरीके से आपकी क्या की गई है, बिल्कुल मतलब इनको बांट के रखा गया है ताकि आप को पता रहे कि कैसे कैसे क्या क्या देना है। अब एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे एक आपको इंटरनल चॉइस दे रखा है कि 1 इंटरनल चॉइस इज गिवन इन क्वेश्चन 35 अगेंस्ट पार्ट सी ओनली, यानी पार्ट सी है कोई, उसमें मिलेगा सिर्फ एक मतलब इंटरनल चॉइस। और जो भी प्रोग्रामिंग आपको करनी है, जो भी आपको आंसर देने हैं वो पाइथन लैंग्वेज के ही माध्यम से देने हैं, आपको पाइथन लैंग्वेज को ही यूज करना है। तो यहां से हमारा शुरू होता है सेक्शन ए यानी कि पार्ट ए, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, 18 क्वेश्चंस ऑन 1 मार्क ही। चलिए इसको करते हैं।
बेसिकली सैंपल पेपर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का बहुत ही लीनियंट है, बहुत ही सही है। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है या यूं कहिए क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत ही आसान तो नहीं कहेंगे टू बी वेरी फ्रैंक, बट ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ जैसा सीएस का सैंपल पेपर है, आपके अगर सीएस कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर देखेंगे तो उनके सैंपल पेपर का स्टैंडर्ड इस बार हाई है, आपका ठीक ठाक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले बच्चों को। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी टेलीविजन केबल नेटवर्क जो है वो किस चीज का एग्जांपल है। तो ऑब्वियस सी बात है जो टेलीविजन होता है वो आपके पूरे केबल नेटवर्किंग पे अब तो खैर नहीं चलती है क्योंकि हर घर में D2H है, बट पहले के टाइम में जो ये केबलिंग होती थी तो वो पूरे सिटी को कवर अप करती थी, और जो नेटवर्किंग पूरे सिटी को कवर अप करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो आंसर इज मैन, ऑप्शन 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा जो है वो साइबर क्राइम का टाइप नहीं है। पहला डेटा थेफ्ट, नहीं भैया आपने चोरी की है, डेटा की चोरी की है तो साइबर क्राइम है। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली यही राइट आंसर है। क्यों, मैं अपने सिस्टम में अगर एंटीवायरस डाल रहा हूं तो वही मैं साइबर क्राइम थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो अपने सिस्टम को बचा रहा हूं। तो अगर मैं सिस्टम को बचा रहा हूं तो इसमें साइबर क्राइम कैसे हो गया, ये मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एमसीक्यू बेस में कोई एक ही आंसर सही होता है। तीसरा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक होती है और कुछ समय बाद जब हम उसको यूज करना छोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स ई वेस्ट। कौन कौन सा है, मैंगो नहीं भाई, सू नहीं, बिल्कुल नहीं, ओल्ड कंप्यूटर्स, यस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। So that's why third will be the right answer, यानी कि आपके जो unused old computers है those are the examples of e-waste. Now let's move to the next question, fourth question. Which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement? किस तरह की वैल्यू MySQL के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हुए नहीं लेगा इस स्टेटमेंट को। तो सेलेक्ट काउंट, काउंट क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन मतलब मल्टी रो फंक्शन, यानी कि वैसा फंक्शन जो एक बार में एक से ज्यादा रो पे काम करते हैं। और यहां हमने डाला कॉलम नेम, यानी कि कॉलम नेम में जो भी वैल्यूज है उनकी काउंटिंग करनी है। लेकिन काउंट फंक्शन के साथ एक कंपल्सन होता है, वो ये होता है कि अगर आप काउंट के ब्रैकेट में कॉलम नेम देते हैं तो वो उन्हीं वैल्यूज को काउंट कर पाएगा जिसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी कि अगर नल वैल्यू होगी तो फिर उसको वो काउंट नहीं करेगा, नल को काउंट नहीं करता है। सो थर्ड इज द राइट आंसर, इट नेवर काउंट्स नल वैल्यू। 4 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ कॉलम फीस कंटेन इन डेटा सेट दिस 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 व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द गिवन क्वेरी, यानी इस क्वेरी का आउटपुट देखना है, बताना है हमको फी कॉलम में अगर ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो। कहता है सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट फी, यानी सम तो निकालना है, फी का निकालना है, लेकिन फी में हमने एक चीज निकाल दिया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक बार जो वैल्यू आ गई वो दोबारा ये नहीं लेगा। तो देखिए पहली वैल्यू क्या आई 5000, ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी 8000, ये आ जाएगी। तीसरी वैल्यू 7500 ये आ जाएगी। और जब चौथी वैल्यू 5000 फिर से आएगी तो वो नहीं लेगा, क्यों, आपने यहाँ क्या लगा रखा है, डिस्टिंक्ट लगा रखा है, नहीं लेगा। फिर 8000 आएगा तो ये भी नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि पहले से आपने ऑलरेडी 8000 ले रखा है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो वैल्यू एक बार आ गई आप दूसरी बार उस वैल्यू को नहीं लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 और 5 13 और 7 20,500 विल बी द राइट आंसर। सो ए इज द व्हाट राइट आंसर, राइट। सो नाउ let's go for next question. O in FOSS stands for, यानी कि FOSS फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये रहा FOSS का फुल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री एंड ओपन, तो इसका थर्ड क्या होगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which SQL statement do we use to find out total number of records present in the table orders, यानी एक टेबल है जिसका नाम क्या है, ऑर्डर्स है, ठीक है। अब अगर इसमें मुझे जानना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए हम काउंट स्टार फंक्शन को यूज करते हैं। तो बस इसको यूज कर लीजिए। देखिए सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, बिल्कुल ये आपका परफेक्ट आंसर है। सो काउंट स्टार क्या करता है आपको, ये एक फंक्शन है विच गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ रोज। तो अगर आपको ये याद है कि टोटल नंबर ऑफ रोज देने के फंक्शन क्या नाम है, तो इट इज व्हाट, काउंट स्टार।
तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। 7th क्वेश्चन डन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन बच्चा मल्टी रो फंक्शन को कहते हैं। मल्टी रो फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एग्रीगेट फंक्शन, यानी कि वैसे फंक्शन जो एक बार में एक से ज्यादा रो पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। द फंक्शन राइट, वो फंक्शन जो एक बार में एक से ज्यादा रो पे एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी रो फंक्शन कहलाते हैं। राउंड एक ही चीज होती है ना सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू को, देखिए सम क्या करेगा, किसी टेबल में जो मान लिया आप सैलरी को सम करना चाहते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज को सम करेगा। काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना चाहते हैं तो मल्टीपल रो होगा। एवरेज सारे रो को सम करके नंबर ऑफ रो से डिवाइड करेगा, तो बचता कौन है, राउंड फंक्शन, यानी कि ये सिर्फ एक वैल्यू पे काम करता है। तो जो एक वैल्यू पे काम करता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगल रो फंक्शन। तो राइट आंसर इज व्हाट, राउंड फंक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following function is used to find largest value from the given data in the MySQL? तो ऑब्वियस सी बात है मैक्स इज द फंक्शन। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, आप देख रहे होगे, ये सब आप आराम से पकड़ पा रहे हैं। तो मतलब अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आईबीएम में आप फुल आराम से ला सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस। चलिए कम से कम एक क्वेश्चन तो आया। देखिए आपको दो चीजें पढ़नी है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आएंगे बट छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। कहता क्या है कि टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज, यानी लास्ट 5 रोज, तो शुरू के 5 रोज, शुरू के स्टार्टिंग के 5 रोज के लिए फंक्शन होता है वो हेड फंक्शन होता है, और लास्ट 5 के लिए कौन सा फंक्शन होता है, टेल फंक्शन होता है। हेड मतलब सर, टेल मतलब पूंछ, तो पूंछ मतलब पीछे होती है, तो पीछे इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट से वैल्यूज को निकालता है। और बाय डिफॉल्ट आप नहीं जब बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 5 वैल्यूज को ही निकालता है, टोटल 5 रोज को ही निकालता है, यानी कि हेड और टेल फंक्शन। देखिए हेड क्या हो गया, व्हाट इज हेड, हेड फंक्शन क्या करेगा, ये शुरू से, यानी कि शुरू से 5 रोज को निकालेगा, और टेल फंक्शन यहाँ एच का, हेड का एच स्मॉल होगा, और टेल फंक्शन क्या करता है, टेल फंक्शन जो होता है वो लास्ट के रोज निकालता है 5। अगर आप ब्रैकेट में कुछ नहीं देंगे तो इट विल एक्सट्रैक्ट 5 रोज, राइट। तो कौन सा इसमें वो बताइए, हेड का एच कैपिटल नहीं लेगा, टेल का टी कैपिटल नहीं लेगा, हेड का एच, हेड तो होगा ही नहीं। देखिए ये टेल है, इसमें ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है तो भी बाय डिफॉल्ट कितना निकालेगा, 5 रोज को ही बाहर निकालेगा। सो 10th का आंसर इज व्हाट, 4th। 11th क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी बताइए, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया पांडास लाइब्रेरी को अगर आपको इंपोर्ट करना हो तो क्या आप स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, इंपोर्ट का आई कभी कैपिटल नहीं होगा, पांडास का पी कभी कैपिटल नहीं होगा, इन सब चीज का ध्यान रखेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, ठीक है। तो पांडास जो है यार, इंपोर्ट पांडा है, पांडा नहीं करते हैं, पांडास होता है ये, ठीक है। तो इंपोर्ट पांडास एज व्हाट, पीडी। सो 3rd इज द व्हाट, राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Which of the following can be used to specify a data while creating a data frame? यानी कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो इनमें से कौन कौन से हैं हम उसको एज अ डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के लिए इनमें से कौन डेटा हो सकता है। सीरीज, बिल्कुल सीरीज से डेटा फ्रेम बना सकते हैं, डिक्शनरी से ही बना सकते हैं, एनडीआरएस से बना सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13th, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूजिंग विच वी एक्सेस इंटरनेट, ठीक है। क्रोम होता है, बिल्कुल सही बात है, फायरफॉक्स होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है। अवास्ट नहीं होता है, अवास्ट इज अ व्हाट, इट्स अ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि कह सकते हैं एंटीवायरस है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। 15th का 3rd इज द राइट ऑप्शन, 13th का 3rd। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। इन एसक्यूएल which function is used to display current date and time? now function। now function का यूज करते हैं हम एसक्यूएल में करंट डेट और टाइम को पता लगाने के लिए, शो करने के लिए। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, लीगल टर्म टू डिस्क्राइब राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज। यानी कि जैसे मैंने मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये मेरी मेहनत है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, तो ये मेरा अपना है, दैट इज दिस वीडियो बिलोंग्स टू मी।
दिस वीडियो बिलोंग्स टू मी बिकॉज आई एम द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो, और इस राइट को हम लोग कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है, मूवीज कॉपीराइट होती हैं ताकि कोई उनको कॉपी करके बेच नहीं सके, एंड कॉपीराइट लेने के बाद अगर आपके कंटेंट को कोई भी मिसयूज करता है बिना आपके परमिशन के, तो यू हैव द लीगल अथॉरिटी, यू हैव द लीगल राइट्स टू शूट देम। बिल्कुल याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। डैश इज अ ट्रेल ऑफ डेटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट और यूज एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल टू फिल इन डेटा और परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन। यानी कि जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं उस समय हमारे छाप छूटते चले जाते हैं हर जगह। मतलब कि हमने जो भी कुछ किया है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होता है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, डिजिटल फुटप्रिंट। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17th and 18th, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि आपको एक असर्शन दिया जाएगा और एक रीजनिंग दिया जाएगा, और आपके पास ऑप्शन में 4 आंसर्स होते हैं, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन कब देना है, जब ए और आर यानी एजम्पशन और रीजनिंग दोनों सही हैं और साथ ही साथ आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इन दैट केस यू विल मार्क 1 एज आंसर। आंसर 2 क्या होता है, ए एंड आर आर ट्रू, यानी एजम्पशन भी ट्रू है और रीजनिंग भी ट्रू है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, बट आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी एजम्पशन तो सही है लेकिन रीजनिंग गलत है। ठीक है, और दूसरा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि एजम्पशन जो है वो गलत है लेकिन रीजनिंग जो है क्या है, ट्रू है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है बेस्ड ऑन द एजम्पशन एंड रीजनिंग। क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है एजम्पशन में कि इंटरनेट कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स, यानी इंटरनेट कुकीज जो होते हैं वो टेक्स्ट फाइल्स होते हैं, दैट कंटेन्स स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा। बिल्कुल सही बात है, कुकीज तो स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा को ही रखते हैं। ठीक है, लाइक यूजर नेम बिल्कुल रखते हैं, पासवर्ड रखते हैं, यूजर्स प्रेफरेंसेस व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है, कुकीज होते ही इसी चीज के लिए हैं। अब इसकी रीजनिंग में क्या कहता है, रीजनिंग में कहता है कि टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्टर एंड इजियर इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर सम सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर कंप्यूटर। ये सही नहीं लग रहा है ना, सर्वर पे हम थोड़ी ना कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर हमें जो है वो अपने इंटरनेट को फास्टर करना है, इजियर करना है, आसान करना है, तो हम सर्वर पे नहीं रखते हैं, बल्कि अपने वेब ब्राउजर में उन चीजों को एज अ कुकी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि ए और आर तो ट्रू हैं बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए, सो 2 विल बी द राइट आंसर। सो 17th का 2nd विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 18th, डेटा फ्रेम हैज बोथ अ रो एंड अ कॉलम इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है, एक रो होता है, कॉलम होता है। रीजनिंग में क्या कहता है, अ डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक MySQL। ये भी बात सही है। अब क्या है, दोनों का दोनों सही है और आर जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है एक ही, तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी फर्स्ट, यानी कि 18th का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे एजम्पशन और रीजनिंग बेस्ड, और 18 क्वेश्चन टोटल हमने कर लिए 18 मार्क्स के। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट 1, और पार्ट 1 हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर पार्ट बी। ये वेरी शॉर्ट आंसर है, याद रखिएगा ये कंप्यूटर साइंस है, यानी कि आपको कंप्यूटर का पेपर है और कंप्यूटर पेपर में हिस्ट्री की तरह आपको एक्सप्लेन करके नहीं लिखना होता है। अगर आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो टू द पॉइंट लिखने पे भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 लाइन में भी अगर आंसर अगर आप देते हैं, सही देते हैं, सटीक देते हैं, मार्क्स आपको मिलेंगे। डोंट मेक इट टू लार्ज, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस मतलब कंप्यूटर्स का ही एक पार्ट है ना, इसलिए। नाउ 19th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द टर्म वेब पेजेस। व्हाटसोएवर पेजेस वी ओपन ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट ऑन करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, और इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद जो भी पेज हमें दिखाई देता है दैट पेज इज कॉल्ड व्हाट, वेब पेज। और एक वेबसाइट जो होती है, जो भी वेबसाइट हमने ओपन किया, चाहे वो याहू का वेबसाइट हो, चाहे वो जीमेल का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे वो अमेजन का हो, चाहे दुनिया का कोई भी वेबसाइट हो, आपकी सीबीएसई का वेबसाइट हो, cbsc.nic.in, इन सारे वेबसाइट, जो सारे वेबसाइट बनते हैं वो सारे वेब पेजेस से मिलके बनते हैं। यानी एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, वो सारे के सारे पेजेस जो इंटरनेट पे ओपन हम करते हैं, वो सारे पेजेस वेब पेजेस कहलाते हैं। और होम पेज क्या होता है,
तो होम पेज जैसे कि आपने कोई वेबसाइट खोली, सपोज कीजिए flipkart.com या cbscnic.in या हमारा वेबसाइट koditup.in, जब हम ये ओपन करते हैं तो ये ओपन करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आता है, ऑब्वियसली बात है आपने टाइप किया koditup.in और एंटर किया, तो जैसे आपने एंटर किया तो कोई एक पेज आता है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप वही पेज आता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पे आप क्लिक करेंगे या डिफरेंट सारे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा उससे रिलेटेड पेज खुलेगा। लेकिन जब आप koditup.in करके एंटर करेंगे तो जो सबसे पहले खुलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज होम पेज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। नाउ ये हो गया। अब देखिए या तो इसका जवाब देना था या इसका जवाब देना था, दोनों का जवाब मत दे दीजिएगा एग्जाम में, इन दोनों में से कोई एक का आपको देना था जवाब। कहता है मेंशन एनी 4 नेटवर्किंग गोल्स, यानी कि कोई भी 4 नेटवर्किंग का गोल। तो 4 नेटवर्किंग का गोल, सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है रिसोर्स शेयरिंग, यानी हम क्या कर पाते हैं, रिसोर्स को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का रिसोर्स हम शेयर करने की कैपेबिलिटी में होते हैं। और क्या होता है दूसरा होता है फास्ट कम्युनिकेशन, फास्टर कम्युनिकेशन, यानी हमारा कम्युनिकेशन क्या हो चुका है, फास्टर हो चुका है। आज के टाइम में हम ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तीसरा रिलायबिलिटी, यानी कि हमें पता है कि हम इस पे रिलायबल हो सकते हैं। सारा का सारा इंटरनेट बैंकिंग, सारा का सारा इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हम बड़े भरोसे के साथ करते हैं, हमें पता होता है नहीं भैया नेटवर्किंग है, सब कुछ सही है, तो रिलायबिलिटी भी है। और क्या हो सकता है, चौथा और क्या ऑप्शन हो सकता है, सिक्योरिटी, आपका जो है डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है। ये बात अलग है कि हैक करने वाले हैक तो कर ही लेते हैं, है ना, बट अगर आप बात करें 100% की तो 100% में 99.5% तो सुरक्षित होता ही है, 5% और कुछ गड़बड़ हो सकता है 0.5%। सो दीज आर द 4 मेन नेटवर्किंग गोल्स। अब क्या है, इनको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है, इट इज अ कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा, ज्यादा छोटा भी नहीं ज्यादा बड़ा भी नहीं, टू द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, रश्मि, a database administrator needs to display house-wise total number of records of red and yellow houses, यानी टोटल कितने रेड हाउसेस हैं और टोटल कितने येलो हाउसेस हैं, ठीक है, यानी हाउस वाइज। सी इज एनकाउंटरिंग एन एरर वाइल एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, ये क्वेरी वो लिख रही है रश्मि, लेकिन कुछ ना कुछ एरर आ जा रहा है। क्या एरर आ जा रहा है वो आपको पता लगाना है। हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द रीजन द एरर एंड राइट द करेक्ट क्वेरी, यानी कि एरर पता भी लगाना है, 1 नंबर उसमें मिलेगा, और करेक्ट क्वेरी भी लिखना है, 1 नंबर उसमें मिलेगा। 2 नंबर आपको इसमें अलग अलग मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ एरर बता दिया तो 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेरी आपने लिखा ही नहीं है। तो 1 नंबर एरर फाइंड आउट करने के लिए और 1 नंबर क्वेरी लिखने के लिए, सुधार के। तो क्या इसमें देखिए, सेलेक्ट हाउस काउंट स्टार फ्रॉम, ठीक है, हाउस को सेलेक्ट कर लेगा, काउंट स्टार मतलब काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज, फ्रॉम स्टूडेंट, सही बात है, ग्रुप बाय हाउस, हाउस के बेस पे ग्रुप कर देगा, वेयर, ये रहा गड़बड़, दिस इज द गड़बड़ थिंग। व्हाई, जब भी हम ग्रुप बाय को यूज करते हैं तो कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। वी यूज व्हाट, हैविंग क्लॉज। तो हैविंग हाउस इक्वल टू रेड और हैविंग हाउस इक्वल टू येलो, अब सही हो जाएगा। तो आप पहला क्या लिखेंगे, आप पहला इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कि इन दिस स्टेटमेंट वेयर clause should not be used because whenever we use group by clause, with group by हम किसका यूज करते हैं, we use having clause। क्यों, क्योंकि where जो होता है वो सिंगल रो पे एक्शन परफॉर्म करता है, सिंगल रो पे कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है, जबकि having मल्टीपल रोज पे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। नहीं तो, और दूसरी बात, क्वेरी ये पूरा लिख दीजिएगा, यहां से where हटा के having लिख दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है बच्चा। Let's move to the next question, question number 21. What is the purpose of order by clause? तो order by clause क्या करता है, आपके डेटा को या तो ascending order में, ठीक है, क्या करता है, या तो ascending order में या तो what, descending order में, DACENDING, descending order में सजाने का काम करता है। यानी कि जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस केस में डेटा को रिट्रीव करने के लिए इन इधर असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर हम किसका यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं। कहता है एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आप यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बना लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय टेबल बनाइएगा, मान लीजिए एम्प्लॉय में हम कोड देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय में हम नेम देते हैं और एम्प्लॉय में हम सैलरी देते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं देंगे, हम बस अपनी चीजों को शो कर देंगे। तो कोड हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें डेटा डाल दीजिए, ठीक है,
कोड 101, 102, 103, ठीक है। नेम राम, श्याम और अमित मान लीजिए, ठीक है। सैलरी 5000, 6000 और 5500 मान लीजिए, ठीक है। अब ये आपका क्या है, दिस इज योर यू कैन से टेबल हुज नेम इज व्हाट, एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आप एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू इन एग्जाम। तो एग्जाम में जो है वो आप क्या करेंगे, एग्जाम में आपको बेसिकली सिर्फ ये करना है कि ये पहले आपको ग्रुप बाय का आपको बता देना है कि ये ग्रुप बाय का यूज है, और ग्रुप बाय का यूज करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, नाउ यू विल राइट सम कोड, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, पहले हम ग्रुप बाय का डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम ग्रुप बाय का डेफिनेशन, ग्रुप बाय का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या है ग्रुप बाय का डेफिनेशन, हम लिख सकते हैं कि दिस इज यूज टू, दिस क्लॉज इज यूज टू, यानी इस क्लॉज का यूज किया जाता है, ठीक है। नॉट ग्रुप बाय, आई एम सॉरी, वी आर नॉट यूजिंग ग्रुप बाय, वी आर यूजिंग ऑर्डर बाय। ग्रुप बाय तो ग्रुपिंग करता है, हम जिसको यूज कर रहे हैं दैट इज व्हाट, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्या है, दिस क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द डेटा ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में, ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना चाहें, डेटा को शॉर्ट करना चाहें तो हम उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल बनाया और आप यहां लिखेंगे कि हमारे पास MySQL है, इसमें हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या दे देंगे, एम्प्लॉय, और यहां कर क्या कर देंगे, ऑर्डर बाय, जिस भी नाम से, जैसे मान लीजिए नेम, तो अब क्या होगा, नेम के बेस पे आपकी शॉर्टिंग हो जाएगी। तो पहले क्या दिखाएगा, पहले ए दिखाएगा, उसके बाद आर वाला दिखाएगा, फिर एस दिखाएगा, यानी पहले अमित का डिटेल, फिर राम का डिटेल और फिर श्याम का डिटेल। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और लाइन लिख दीजिएगा कि नाउ दिस विल शो, आउटपुट शो कर दीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से कि पहले अमित का डिटेल दिखाएगा, यानी पहले दिखा दूं मैं, चलिए कोड, ठीक है, नेम और सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाएगा, 103 में क्या है, अमित, है ना, 5500, यानी पहले क्योंकि आपने ऑर्डर बाय किया है तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय जो है वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। फिर क्या होगा, 101, फिर क्या, ये राम, और ये हो गया 5000, ठीक है, और फिर ये हो गया 102 श्याम, और क्या 6000, ठीक है। तो ये डेटा आपको निकल के आएगा। अब आप चाहें तो इसको भी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि दिस हैज गिवन अस द आउटपुट इन विच फॉर्मेट, दिस हैज गिवन अस द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यही चीज अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम कैसे करेंगे, हाउ वी विल डूइंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हमारे पास MySQL है, हाँ जी है, क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेम वही, ठीक है, ऑर्डर बाय नेम, और यहां हम एक और कीवर्ड लिख देंगे एंड दैट कीवर्ड विल बी व्हाट, DESC। तो DESC मतलब दिस इज व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए ये जो हमने किया था ये असेंडिंग ऑर्डर में आया था ना, अब यही सेम चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप नेम के बेस पे कीजिए, आप सैलरी के बेस पे भी कर सकते थे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल वही है, A to Z 0 to 9, ठीक है, नेम सैलरी। तो अब ये बिल्कुल आउटपुट उल्टा हो जाएगा, है ना, नहीं हो जाएगा उल्टा, कैसे, तो ये हो गया 10, पहले क्या दिखाएगा, 102 का दिखाएगा श्याम, तो ये सबसे लास्ट में तो यही आएगा 6000, फिर दिखाएगा 101 राम, ये 5000, ठीक है, और फिर क्या दिखाएगा 103 अमित और व्हाट, यानी बिल्कुल उल्टा हो गया। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो DESC क्लॉज लास्ट में जब आप लगा देते हैं तो दिस मेक्स यू इन व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो है ये दिस बिकम्स अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा बंदा जो आपका नंबर काटेगा, क्योंकि इतना कुछ आपने बना दिया। और इसको लिखने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट का 3 मिनट टाइम लगेगा अगर आप जानते हैं तो। टेबल को थोड़ा अच्छे से बना दीजिएगा एग्जाम में, ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक हो जाए, लुक एंड फील गुड अच्छी हो जाए, ठीक है। तो देखिए इतना आपको लिखना है एग्जाम में, यू आर गोइंग टू राइट दिस मच ऑफ इन योर एग्जाम एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल, यू कैन सी, इतना लिखना है बस, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी एक्सप्लेनेशन हो गई इस क्वेश्चन की तो है ना। चलिए देखिए,
नेक्स्ट कहता है 22, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस ऑफ क्लास 12D एट योर स्कूल। यानी कि आपको एक क्या करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है ना। अब आपको किस तरीके से बनाना है, यूजिंग अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी होना चाहिए, आपको डिक्शनरी बनाना है। और कहता क्या है कि हर एक हाउस में 12D के, तो देखिए क्या कहते हैं, एज्यूम 4 हाउसेस नेम आर ब्यास, चिनाब, रवि एंड सतलज हैविंग 18 to 20, 18, ये सब तो बता ही रहा है स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली। तो चलिए कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, क्योंकि हम pd डॉट सीरीज, pd डॉट डेटा फ्रेम यही यूज करते हैं। तो सबसे पहला लाइन हमारा क्या होगा, यही होगा ना, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, पांडास एस व्हाट, पीडी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बना लेते हैं, मान डेटा बना लेते हैं। तो डेटा इक्वल टू व्हाट, सबसे पहले क्या होगा, ब्यास, तो ब्यास एज अ की चला गया, वैल्यू 18, कॉमा दूसरा क्या होगा, ब्यास के बाद क्या होगा, चिनाब, CHENAB, चिनाब की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है, कॉमा फिर क्या हो गया, रवि, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रवि की वैल्यू 20, कॉमा एक और बच जाता है सतलज, है ना, SATLU सतलज, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमने बना लिया अपना डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी के बेस पे हमें क्या बनाना है, सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मान लीजिए हम कहते हैं S इक्वल टू वॉट, PD डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में क्या दे देंगे, जो डेटा हमें देना है वो डेटा दे देंगे, बन गया सीरीज ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट, सिर्फ क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, हो गया, दिस 3 लाइंस इज एनफ। आपने क्या कर दिया, सीरीज का एस कैपिटल होगा, याद रखिएगा। आपने क्या कर दिया, आपने इंपोर्ट कर लिया पांडास को, आपने डेटा बना लिया, और उस डेटा के बेस पे आपने क्या कर लिया, पीडी सीरीज बना के, सीरीज का नाम क्या दे दिया आपने, एस दे दिया, द नेम कुड बी एनीथिंग योर विश, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्या है 23 में, लिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ई वेस्ट को मैनेजमेंट कीजिएगा तो क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो आपके एनवायरमेंट को होगा, है ना जी, एनवायरमेंट आपका जो है वो सही होगा, है ना, फेंकिएगा कोई भी चीज, ई वेस्ट जो है हैजार्डस होता है हेल्थ के लिए, हेल्थ बेनिफिट, है ना, एनवायरमेंट तो सही होगा ही होगा, आपको हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा। तीसरा, प्रीसियस मेटल्स होते हैं उसमें सॉरी, यानी कि जो आपका ई वेस्ट होता है उसमें मेटल्स भी होते हैं, आपके प्रोसेसर में जो होता है वो मेटल होता है, दैट इज व्हाट, गोल्ड, सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारे दूसरे भी ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मेटल्स भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और चौथा, आपको आप चाहें तो उसको अगर प्रॉपर ई वेस्ट को मैनेज करें तो उनमें से बहुत सारी चीजें निकाल के, जैसे हो सकता है किसी चीज से कुछ निकाला, किसी चीज से कुछ निकाला, किसी से कुछ निकाल के आप एक नया चीज भी बना सकते हैं। तो मतलब क्या है कि रीयूजेबिलिटी भी एक फीचर है, यानी कि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप खराब हुआ तो जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज ही खराब हो गया, हो सकता है इसमें कीबोर्ड ठीक रहता, मदरबोर्ड ठीक है, सिर्फ स्क्रीन खराब हो गया, है ना, या फिर बहुत लोग पुराना हो जाने पर फेंक देते हैं वो, लेकिन वो चीजें तो सही चल रही थी ना, भले ही स्लो थी बट चीजें तो सही थी, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दूसरे चीजों में लगेंगी वो निकाल के हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 4 चीजों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो ऊपर भाग गया, रुको भाई 24th भी तो करना है सॉल्व। 24th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इट्स इजी, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, what will be the output of the following code, import pandas as pd, a equal to pd dot series और data equal to what, this, print a is greater than 45। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, a जो है, a में डेटा है 35, 45, 55, 40, ये जो डेटा है वो प्रिंट में ला दिया, इसका मतलब a के हर एक डेटा के साथ ये कंडीशन चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। मतलब 35 ग्रेटर देन 45, नहीं भैया फॉल्स, तो पहला आउटपुट क्या देगा, फॉल्स दे देगा। 45 ग्रेटर देन 45, नहीं भैया, दूसरा आंसर भी क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तीसरी वैल्यू 55 ग्रेटर देन 45, यस, क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। नेक्स्ट 40 इज ग्रेटर देन 45, नहीं, क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। सो दिस विल बी द आंसर। मतलब जब हम इस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी कंडीशन के साथ इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उसके हर एक वैल्यू के साथ वो कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू मिलती है तो ट्रू आंसर आएगा, फॉल्स मिलती है तो फॉल्स आंसर आएगा। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड। चलिए वीडियो रोक लीजिए और केयरफुली पहले इसको ऑब्जर्व कर लीजिए।
क्या कहता है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ईयर 1 एक डिक्शनरी है, ईयर 2 एक डिक्शनरी है, टोटल सेल्स फर्स्ट ईयर में से इतनी हुई, सेकेंड ईयर में इतनी सेल्स हुई, इसको इसने रिप्रेजेंट कर दिया। कहता है डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, सही बात है, 2 सेल्स को, यानी कि इसको इसने क्या कर दिया, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और प्रिंट करता है डीएफ को। तो अब क्या होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट आउट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डीएफ, और दूसरा कहता है लिस्ट आउट द कॉलम नेम्स ऑफ द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डीएफ। तो देखिए कॉलम नेम तो यहां दिख गया मेरे को, फर्स्ट और सेकंड, so this will be first and second will be what, column name, so what will be the index name in that case, then जो कुछ भी यहां बचता है ये सब इंडेक्स नेम है, q1 q2 है ना, q3 q4 a b c, ये सब क्या है, इंडेक्स है। so this whenever this is being given, this becomes what, the column, and the rest all becomes what, the rest all becomes the indexes। question number 25 be done। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए सेक्शन सी, चलिए भैया सेक्शन बी भी खत्म हो गया, अब सेक्शन सी चलते हैं। सेक्शन सी क्या कहता है कि राइट आउटपुट्स फॉर एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 3, यानी 1 से लेकर 3 तक के लिए आपको क्या करना है, आउटपुट लिखना है कि ये क्वेरी जब चलेगा, फायर होगा तो क्या आउटपुट देगा। बेस्ड ऑन द गिवन टेबल परचेज, ये रहा टेबल परचेज, इसके बेस पे आपको क्या आउटपुट आने वाला है। तो क्या कहता है कि आपका एक टेबल है, इसमें CNO है, सी नेम है, सिटी है, क्वांटिटी है, डीओपी है, ठीक है। परचेज है तो परचेज रिलेटेड चीजें होंगी, है ना, डेट ऑफ परचेज हो जाएगा, ये कस्टमर नंबर हो जाएगा, कस्टमर नेम हो जाएगा, कस्टमर की सिटी हो जाएगी, इस तरीके से हो सकता है, माइट बी, ठीक है, बट आपको खुद से सोच लेना होता है। आइए क्वेरी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि क्वेरी आखिर कहता क्या है और क्या इसका आंसर आएगा। कहता है सिलेक्ट लेंथ ऑफ सी नेम, लेंथ फंक्शन है जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। परचेज टेबल से, इस टेबल से, वेयर कंडीशन क्या है, क्वांटिटी 100 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए 100 से जो ज्यादा क्वांटिटी ये रहा, ये है नहीं है, 100 से ज्यादा ये है नहीं है, 100 से ज्यादा ये है नहीं है, 100 से ज्यादा ये है नहीं है, सिर्फ एक रो है जिसमें क्वांटिटी 100 से ज्यादा है। इसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ सी नेम निकालना है। तो लेंथ ऑफ सी नेम जो है ना, आपको ऐसे ही लिखा हुआ है एग्जाम में, मतलब आपको लिखना होगा ऐसे ही, आपको हेडिंग में भी क्या लिखना होगा, लेंथ इन ब्रैकेट व्हाट, सी नेम, ऐसे ही लिखना होगा, और उसके नीचे फिर आपको उसकी वैल्यू देनी होगी। तो इस रेस्पेक्ट में सी नेम का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एग्जाम में ऐसे आप बना के आएंगे, ठीक है। अब आइए दूसरा, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम परचेज। तो देखो सी नेम, अब क्या होगा, सी नेम लिखा हुआ है, आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, सी नेम, और इसके नीचे रेस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, जिसमें कहता है डीओपी में से मंथ निकालिए और मंथ 3 के बराबर होना चाहिए। तो डीओपी में से मंथ निकाला 3 के बराबर है, नहीं है, डीओपी में से मंथ निकाला 3 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ क्या देंगे, नो आउटपुट, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी थर्ड मंथ से रिलेटेड मतलब डीओपी है ही नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ओ ये तो ऊपर चला गया, रुक जाओ भाई। सिलेक्ट मॉड क्वांटिटी, मॉड डे और व्हाट, डीओपी, यानी कि जो क्वांटिटी है और डे डीओपी है उसमें से डे निकालना है। डे मतलब ये 11 19 4 10 और 20। फ्रॉम परचेज वेयर सिटी इक्वल टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन है भैया, ये रहा चंडीगढ़, ये रहा चंडीगढ़, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आपको ऐसे लिखना होगा, एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे, मॉड इन ब्रैकेट क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिख दीजिएगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, डे डीओपी, ठीक है। और अब इसके नीचे जो वैल्यूज आनी होंगी वो वैल्यूज आएंगी। तो चलिए क्या वैल्यू आती है, तो चंडीगढ़ के लिए ये है और चंडीगढ़ के लिए ये, दो ही वैल्यू है। क्वांटिटी कितनी है इसकी, इस क्वांटिटी इज 50 और ये रहा 10, तो 50 मॉडुलस 10, क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली बात है 0 आएगा। तो पहली वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। उसके बाद क्वांटिटी 15 मॉडुलस 20, तो 15 मॉडुलस 20, जब डिवीजन जाएगा नहीं तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो 15 आंसर हो गया। यानी पहला आंसर क्या होगा, 0, दूसरा आंसर क्या होगा, 15। इसी तरीके से एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद एप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द लिस्ट गिवन। मतलब ये लिस्ट है, ठीक है, ये डेटा है, आपको कह रहा है एप्रोप्रिएट हेडिंग भी आपको चाहिए, कॉलम हेडिंग, लेकिन कॉलम हेडिंग तो उसने दिया नहीं है।
तो आप अब देखिए, अब आप उसको देखिए पहले कि क्या हो सकता है ये 101 गुरमन 98, 102 राजीव 95, 103 सांबा 96, क्या हो सकता है ये? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली इट इज रोल नंबर, दिस इज नेम एंड दिस इज व्हाट मार्क्स, है ना? रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो चलिए ठीक है, क्या करना है हमें? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली बात है, पांडास चाहिए। तो हम यहाँ पहला लाइन क्या लिखेंगे? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब हम डेटा बना लेते हैं, मान लीजिए डेटा इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे हम इसी को सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, यही सेम चीज, कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। 101 कॉमा गुरमन, ठीक है, एकदम सेम यही चीज जो वहां लिखा हुआ है उसको वही पेस्ट कर देंगे, कॉमा 98, फिर क्या हो गया 102 कॉमा राजवीर कॉमा 95, फिर ये बंद कॉमा 103 कॉमा समर कॉमा 96 बंद कॉमा 104 कॉमा युवराज कॉमा 88। ठीक है, ये बंद और ये बंद, बन गया हमारा डेटा। तो डेटा आधा तो काम उसने खुद ही कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें जो है वो क्या करना है? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मान लीजिए हमारा डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, है ना? डेटा फ्रेम में हमने क्या कर दिया? हमने यहां दे दिया डेटा, और क्या कहता है? एप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो हम यहां क्या लिखेंगे? कॉलम्स इक्वल टू, यानी कॉलम्स हम क्या क्या दे रहे हैं? तो पहला कॉलम क्या दे देंगे? रोल, दूसरा क्या दे देंगे? कॉलम नेम, और तीसरे कॉलम का नाम क्या दे देंगे? मार्क्स। दैट्स इट, हो तो गया। तो थोड़ा सा, और आप चाहे तो यहाँ प्रिंट डीएफ कर दीजिए ताकि डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाए। तो थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि कैसे क्या करना है तो ये बहुत आसान होता है। डेटा फ्रेम से याद रखिएगा, या सीरीज ऑब्जेक्ट से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, बच्चों को समझ में नहीं आया क्या है, नहीं, बहुत आसान होता है। अब ये कोड देखिए क्या है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए था इंपोर्ट पांडास एसपीडी, नहीं पता है आपको। डेटा ऑलरेडी बना के दिया था, बस एक नाम यहाँ लिख देना था, डेटा इक्वल टू यहाँ लिख देना था। और आपको पता होना चाहिए कि डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इतना भी नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो ये था 27th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम स्टॉक। ये रहा स्टॉक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब इसमें नेम है, प्राइस है, ये सब इसका पोजीशन हो गया 0 1 2 3। नेम में नेम हो गया, प्राइस में उसका प्राइस हो गया। कहता है क्वेश्चन देखिए, राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट। अब सिर्फ पाइथन स्टेटमेंट लिखना है, ये बना बनाया है, मान के चलना है। और आपको अब इसी को स्टॉक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट मानते हुए आपको लिखना है चीज। क्या लिखना है? तो देखिए पहला क्या कहता है कि एड अ कॉलम कॉल्ड स्पेशल प्राइस विथ फॉलोइंग डेटा। कॉलम ऐड करना है, तो आपको नाम क्या है? स्टॉक। तो यहां लिखिए स्टॉक, STOCK, और स्टॉक के अंदर आपको क्या नाम डालना है? स्पेशल प्राइस। तो स्टॉक का यहां लिखिए स्पेशल प्राइस, स्पेशल प्राइस इक्वल्स जो भी वैल्यू डाल दीजिए 135, 150, 200, 440 एंड दैट्स इट, हो गया। ये लिखने के लिए आपको एक नंबर मिल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में अगर आप चाहो तो नया कॉलम इस तरीके से ऐड कर सकते हो, जितने रोज उसमें होंगे उसके लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। दे दिया सबके लिए वैल्यू, खत्म बात। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एड अ न्यू बुक नेम्ड द सीक्रेट हैविंग प्राइस 800। यानी कि आपको एक नया बुक क्या करना है? ऐड करना है। अब देखिए लोकेशन फिर आपको इसमें बताना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि किसमें आप कहां पे ऐड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 0 1 2 3 जो है वो ऑक्यूपाइड है, तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट अगर आप नया बुक ऐड कर रहे हैं तो नया वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वैल्यू ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? एलओसी फंक्शन। यानी किसी का खास लोकेशन पे, कौन सा लोकेशन पे? 4th लोकेशन पे जाएगा। नहीं, डेटा कहां जाएगा? 4th लोकेशन पे जाएगा। तो क्वेरी क्या होगी उसके लिए? तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टॉक डॉट एलओसी। स्टॉक क्या है? डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना? स्टॉक इज व्हाट? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो स्टॉक डॉट एलओसी और 4th लोकेशन पे हम जो वैल्यू कह दे रहा है वो वैल्यू डाल देंगे। जो हमारी पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी? द सीक्रेट। बुक का नाम है, नहीं है, कहां गया बुक का नाम? ये रहा, द सीक्रेट, SECRET। और दूसरी वैल्यू जो है इसका प्राइस, दैट इज व्हाट? 800। तो ये दोनों चीजें हमने डाल दी। तो एलओसी फंक्शन इस पार्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू क्या करता है? एंटर करने का काम करता है। सो दिस वाज द सेकंड क्वेरी। अच्छा, इसमें एक चीज, स्टॉक का ये वाला ब्रैकेट मैंने गलत यूज कर लिया था। दिस विल बी व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने गलती से पैरेंथेसिस यूज कर लिया था। यस। नाउ थर्ड,
थर्ड क्वेरी क्या कहता है, रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस, यानी स्पेशल प्राइस नाम का कॉलम जो अभी हमने ऐड किया था, यहाँ देखिए ये ना, इसको हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे, कहाँ लिखूं, मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूं। आई होप आप जो है वो उसको लिख चुके होंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये सब क्वेरीज आप लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रहा है तो मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब हम क्या करें, रिमूव करना है कॉलम को, किसको, स्पेशल प्राइस कॉलम को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टॉक इक्वल टू स्टॉक डॉट ड्रॉप। ठीक है बच्चा, ड्रॉप क्या होता है, हमारे पास एक मेथड होता है, और ड्रॉप मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, चीजों को उड़ा देते हैं, हटा देते हैं। किसको हटाना है, स्पेशल प्राइस को। तो चलिए भैया यहाँ से आप क्या कर दीजिए, स्पेशल प्राइस को हटा दीजिए, और इसका एक्सिस क्या होगा, ऑब्वियसली 1, एक्सिस 0 इज रो, एक्सिस 1 इज व्हाट, कॉलम। सो दिस इज कॉल्ड कि आप स्टॉक में से ड्रॉप कर लीजिए, ड्रॉप कीजिए किसको, स्पेशल प्राइसेस को जो कॉलम है, और फिर से उसको स्टॉक में डाल दीजिए, यानी कि उसको हटा के फिर से स्टॉक को रिवाइंड कर दीजिए, यानी कि अपडेट कर दीजिए। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ न्यू अपडेटेड ऑब्जेक्ट। So this was the question from data frame object 3 marks. Now 29th question क्या कहता है, Nader has recently shifted to a new city and school. Nader जो एक नए स्कूल में, नए सिटी में गया है, she does not know many people in her new city and school. कुछ खास लोगों से उसकी जान पहचान तो है नहीं, भी नया नया गया है तो। But all of a sudden someone is posting negative demeaning comments on her social networking profile. अब लीजिए, दोस्त दुश्मन अभी घर बसा नहीं, लुटेरे तैयार हो गए। तो मतलब कुछ ऐसे कोई बंदा है, कुछ है ऐसा जो नेगेटिव कमेंट, डी मीनिंग कमेंट जो उसमें डाला उसके प्रोफाइल में। अच्छा, नादर इज अ गर्ल, ठीक है। सी इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम अननोन पीपल। बताइए, एवरी टाइम सी गोज ऑनलाइन सी फाइंड समवन चेजिंग हर ऑनलाइन। जब भी ऑनलाइन जा रही उसको लग रहा है कोई ना कोई उसको चेज कर रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू हर, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सम टाइप ऑफ साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, उसको बार बार जो है वो परेशान किया जा रहा है, या इवन दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइबर बुलिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, साइबर बुलिंग, यानी बुली कर रहे हैं ना, साइबर बुलिंग। तो इसको आप साइबर स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग कहते हैं, जब कोई परेशान कर रहा हो इंटरनेट पे आपको। What immediate action should she take? पापा को बताए, मम्मी को बताए, पेरेंट्स को बताए, और साथ ही साथ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है। सो वी हैव नाउ इन आवर पुलिस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी है। तुरंत उसको अपने पापा मम्मी को बताना चाहिए, और पापा मम्मी के साथ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाना चाहिए कि ऐसे ऐसी चीजें उसके साथ हो रही हैं। थर्ड, इज देयर एनी लॉ इन इंडिया टू हैंडल सच इश्यूज? यस, IT एक्ट 2000। ये IT एक्ट 2000 एक ऐसा एक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है, और जो ये कहता है कि किसी भी तरह के साइबर क्राइम के लिए क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। तो वो चाहे तो इस एक्ट के तहत जो उसको परेशान कर रहा है उसको फाइंड आउट करवा के उसे पनिशमेंट दिलवा सकती है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। अब या तो वो वाला क्वेश्चन करना था, मतलब ये वाला क्वेश्चन, तो भैया इस क्वेश्चन को कौन छोड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन को कौन छोड़ेगा, कि दूसरा आगे हम दूसरा देखेंगे नहीं। लेकिन अगर तब भी छोड़ रहे हैं, आपकी मर्जी है, छोड़ दीजिए, ठीक है। What do you understand by plagiarism? Plagiarism का मतलब क्या होता है, क्या ये पनिशेबल है? Mention any 2 ways to avoid plagiarism. Plagiarism को अवॉइड करने के क्या क्या तरीके हैं। तो प्लेगियरिज्म बेसिकली होता क्या, देखिए प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे के कंटेंट को, जैसे ये वीडियो मेरी है, मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा ऑब्वियसली इस वीडियो को बनाने के बाद, और कोई मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे बोले ये वीडियो मेरी है, राइट। अभी तो चलिए मेरा चेहरा आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे नहीं 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 ये तो आनंद सर की वीडियो है ना। बट मान लीजिए चेहरा नहीं होता, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो जब किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को, जब किसी और के काम को आप अपना काम बता के और उसका एडवांटेज लेते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्लेगियरिज्म। ठीक है, यानी किसी और के काम को आपने अपना काम बता दिया। क्या ये पनिशेबल है? जी बिल्कुल है। मेंशन एनी 2 ways टू अवॉइड प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म में प्लेगियरिज्म को अवॉइड करने का क्या तरीका है? तो पहला तो एथिक्स को फॉलो कीजिए, है ना। यू नीड टू फॉलो इंटरनेट एथिक्स, यानी आपको पता है कि भैया काम, आपको पता है कि काम किसी दूसरे का है, तो एथिक्स तो आपके पास होने चाहिए, थोड़े से एथिक्स अपने अंदर रखिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस वीडियो की जरूरत है, ये क्वेश्चन आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आनंद सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इस क्वेश्चन का इतना पार्ट आप अपने वीडियो में डालना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करके साइट करना होगा, उसको कहते हैं साइटेशन।
ठीक है। साइटेशन यानी कि आपको साइट करना पड़ेगा कि ये कंटेंट आपको बताना पड़ेगा, आपको उस बंदे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये क्रॉप, ये वीडियो की जो हिस्सा है, या फिर ये जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, ये कंटेंट का जो हिस्सा है ये मैंने विकीपीडिया से लिया है, ये वीडियो का हिस्सा मैंने आनंद सर की वीडियो से लिया है। तो आप साइट करेंगे, इसका मतलब आप एक्नॉलेज करेंगे, आप बताएंगे कि हाँ ये काम जो है मैंने इतना काम अपने काम में से इतना इतना पर्सन वाला काम जो है वो किया है, जिसकी भी मदद से आपने किया हो, चाहे वो आपने विकीपीडिया से यूज किया, कहीं से भी गूगल से सर्च किया, कुछ भी। तो ये होते हैं प्लेगरिज्म को अवॉइड करना। पहले तो अगर आपको पता है कि आप कर रहे हैं गलत काम तो मत कीजिए, एथिक्स को फॉलो कीजिए। फिर भी अगर आप कर रहे हैं और आपको जरूरत है उसकी, तो यू कैन नॉट साइट द नेम कि आनंद सर की वीडियो से लिया है, विकीपीडिया से लिया है, गूगल से लिया है, एंड दिस इज कॉल्ड साइटेशन। तो साइटेशन एक बार हो जाती है तो प्लेगरिज्म फिर वो काउंट नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, बेस्ड ऑन टेबल स्टूडेंट गिवन हियर राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, चलिए ये है टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, जेंडर है, सिटी है, मार्क्स है। ओके जी, अब क्वेरीज हमें लिखनी है तो क्वेरीज लिखें। कहता है डिस्प्ले जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क। देखो जेंडर वाइज जैसे ही आता नहीं, वाइज सब्जेक्ट आता है ना, जैसे ही मतलब सब्जेक्ट कह रहा हूं, वाइज वर्ड जैसे ही आता है ना, तो वाइज वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप बाय। जैसे ही वाइज आपको बोले, सिटी वाइज, जेंडर वाइज, क्लास वाइज, रोल नंबर वाइज, व्हाटएवर, स्टेट वाइज, जो भी बोले, सीधे आपको ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय क्लॉज, विच क्लॉज, उस समय जब भी आपको वाइज वर्ड आए आप कहेंगे ग्रुप बाय क्लॉज यूज हो रहा है इसमें। क्या कहता है, जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स। तो क्या करेंगे हम यहां पे, कहेंगे सेलेक्ट जेंडर और यहां लिखेंगे मैक्स और ब्रैकेट में क्या, मार्क्स। यानी जेंडर को सेलेक्ट करेगा, फिर मैक्स मार्क्स को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। बस एक चीज लिखना है, क्या लिखना है, ग्रुप बाय, ग्रुपिंग करनी है भैया। किसके बेस पे ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुप बाय व्हाट, किसके बेस पे कह रहा है, जेंडर वाइज, तो ग्रुप बाय व्हाट इन ब्रैकेट जेंडर। यानी जेंडर के बेस पे आप क्या कर दीजिए भैया जी, ग्रुपिंग कर दीजिए, तो जेंडर वाइज क्या हो जाएगी, ग्रुपिंग हो जाएगी। तो जेंडर वाइज जब ग्रुपिंग होगी तो जितने एम वाले हैं एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर 430 है, 440 है, 360 है, 429 है, तो 440, तो क्या दिखाएगा, एम 440। वैसे फीमेल वाली सारी एक साथ ग्रुप हो जाएंगी। मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 470, 492, तो 492, 492। बताइए तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस में भी ना लड़कियां ही अधिक नंबर ला रही है। क्वेश्चन में भी लड़कियों को ही अधिक नंबर दे रखा है, लड़कों से तो दुश्मनी हो रखी है सबकी। देख लीजिए भाई, आजकल का जमाना जो है वो लड़कों के लिए बहुत मुश्किल वाला जमाना है, तो बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन में भी लड़कियों को ज्यादा नंबर आया है। चलिए, वैसे भी नो डाउट बहुत सारे, अगर पिछले आप रिजल्ट्स देखें तो लड़कियां ही हमेशा से अव्वल रही हैं। तो बॉयज बी केयरफुल। डिस्प्ले सिटी वाइज, just is a joke, don't take it seriously, it was just a joke, right? So display city wise lowest mark, city wise group by city करना पड़ेगा, ठीक है, lowest mark। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे city wise lowest mark चाहिए ना, तो अब इसी क्वेरी को देखिए मैं चेंज करता हूं, select city। चलिए भैया सिटी को सेलेक्ट कर लिया। अब लोवेस्ट मार्क चाहिए तो लोवेस्ट के लिए मैक्स वन लगता है, लोवेस्ट के लिए क्या लगता है, मिन लगता है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय जेंडर, अरे भैया ये तो बोल रहा है सिटी वाइज ना, तो ग्रुप बाय क्या कर दीजिए, सिटी कर दीजिए ना, हो तो क्या काम। तो देखिए एक अगर आपको लिखने आता है तो दूसरा भी लिख लीजिएगा। अब क्या होगा, जितनी सिटी है, आगरा, अब इन आगरा में दोनों में मिनिमम मार्क्स कितने हैं, इसको 470, इसको 430 है, तो ये वाला डेटा उठाएगा। इसी तरीके से आगे डेटा उठेगा। नेक्स्ट थर्ड क्या करता है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। कितने टोटल मेल हैं, टोटल फीमेल है, तो मेल को ग्रुप बाय करना पड़ेगा, फीमेल को ग्रुप बाय करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है आपको, बचपन में हमारे दादा कहानी सुनाया करते थे और कहानी सुना के पूछा करते थे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस क्वेश्चन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ग्रुप बाय अच्छे से पढ़ लेना बच्चा, ठीक है। 3 क्वेश्चन ग्रुप बाय से सिर्फ दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट मेल और फीमेल किसमें है, जेंडर में है ना, तो सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार, यानी कि हम गिनती कर रहे हैं, जेंडर अवार्ड काउंट स्टार फ्रॉम
टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। और ग्रुप बाय कैसे करेंगे, किसके ग्रुप बाय करेंगे, तो ग्रुप बाय क्या, ऑब्वियस सी बात है जेंडर, यानी जेंडर के बेस पे हम ग्रुपिंग कर देंगे। तो मतलब कि सारे मेल को एक साथ ग्रुपिंग करके उसकी काउंटिंग कर लेगा, सारे फीमेल को एक साथ ग्रुपिंग करके उसकी काउंटिंग कर लेगा। तो मेल और फीमेल जितने होंगे वो क्या कर दिए जाएंगे, शो कर दिए जाएंगे। अब इस थर्ड क्वेश्चन के और में ये है, ये पूरे क्वेश्चन के इसमें और में ये है, ये बच्चे कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में कि क्या ये तीनों के बदले और है या सिर्फ इस थर्ड क्वेश्चन के बदले और है। तो अब देखो इस चीज को ध्यान से देखो, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये पूरा थर्ड और तब यहां और दिया है और ये दिया है। इसका मतलब या तो इन तीनों को करो या तो इसको करो, राइट। ये नहीं कि सिर्फ थर्ड क्वेश्चन के बदले और दिया है, नहीं, क्योंकि यहां देखो खुद ही कहता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बाय देखो ये भी ग्रुप बाय से ही पूछा है, तो अगर ग्रुप बाय अच्छा है तो फिर इन तीनों का जवाब दे दो एक एक लाइन लिख के, या पूरा ग्रुप बाय का आपको काम बताओ कि ग्रुप बाय क्लॉज को जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, एक जैसे डेटा को एक साथ कंबाइन करने के लिए करते हैं और उसके बाद उस पर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। उसके बाद बिल्कुल ये टेबल बना देना, इस ये क्वेरी लिख देना, इस क्वेरी के लिए डिस्प्ले ये है, दिस विल डिस्प्ले दिस वन दिस वन। फिर ये जो सेकंड वाली क्वेरी मैंने लिखी थी उसका लिख देना कि दिस विल डिस्प्ले दिस वन दिस वन। और फिर थर्ड वाली क्वेरी ये दिस विल डिस्प्ले डिस्प्ले दिस वन दिस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि बस आपको ग्रुप बाय का डेफिनेशन लिख देना है कि ग्रुप बाय इज यूज्ड टू ग्रुप द वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप्स इन अ कॉलम एंड वी नीड to perform when we need to perform some group based activity on group of data we use group by। for example ये पूरा टेबल बना देते, और फॉर एग्जाम्पल टेबल बनाने के बाद आप ये क्वेरी देते, इस क्वेरी का काम क्या था वो यहाँ लिखा हुआ है, इस क्वेरी का काम क्या था यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आपके ग्रुप बाय क्लॉज से पूछने वाला है एग्जाम में, याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी क्या कहता है, राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। वो एसक्यूएल सिर्फ एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग, आप आराम से अच्छा नंबर ले आइएगा। डिस्प्ले 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7th लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इंडिया साइनिंग। सेलेक्ट मिड, यानी बीच में से निकालना है ना, किस में से निकालना है, इंडिया साइनिंग, ठीक है भैया, इंडिया साइनिंग से निकाल। आप देखिए फंक्शन का नाम याद होना चाहिए, अगर फंक्शन का नाम ही नहीं याद है SHI है ना, मुझे लगा मैंने कर दिया तो फिर मुश्किल है। 7th कहता है डिस्प्ले 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम 7, तो 7th से 7 दिखा देना है, खत्म बात। तो फंक्शन याद होना चाहिए कि किस फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि अगर आपको किसी कैरेक्टर में से किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर्टिकुलर पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं तो उसके लिए मिड होता है, लेफ्ट से निकालने हैं तो लेफ्ट होता है, राइट से निकालने हैं तो राइट होता है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग कम इन स्ट्रिंग वेलकम वर्ड। अब आपको बताना है कि कम किस जगह से आना शुरू हुआ है, तो उसके लिए इन स्ट्रिंग फंक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर नहीं बना सकते एग्जाम में। सेलेक्ट इन स्ट्रिंग किसमें, वेलकम वर्ल्ड, WORLD, और इसमें हमको क्या ढूंढना है, तो वो कम को ढूंढना है, COME, दैट्स इट। यानी कि इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग ढूंढना है, इन स्ट्रिंग फंक्शन का काम है, बता देगा किस पोजीशन पे मिला है। थर्ड, राउंड ऑफ दिस वैल्यू टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सेलेक्ट राउंड, सॉरी ये यहां नहीं होगा, R स्मॉल होगा, है ना, वैसे कैपिटल स्मॉल का माइनस में कोई फर्क नहीं है, फिर भी सेलेक्ट राउंड, ठीक है, कितना राउंड किसको करना है, ये 23.78, तो 23.78 और एक क्वेश्चन तक करना था यहाँ 1, बस खत्म बात। बहुत आसान क्वेश्चन है, सही सच मानिए, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत आसान है। फोर्थ, डिस्प्ले द रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए मॉड होता है, सेलेक्ट मॉड इन ब्रैकेट 100,9 हो गया। रिमूव ऑल द एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, तो ट्रिम फंक्शन होता है, सेलेक्ट ट्रिम, ठीक है, और किसको ट्रिम करना है, यूजर आईडी को,
कॉलम का नाम क्या है? यूजर आईडी, और टेबल का नाम क्या है? यूजर्स, तो फ्रॉम यूजर्स, काम खत्म। तो मतलब क्या है, अगर आपको फंक्शंस याद हैं तो आप नेक्स्ट एसक्यूएल में आपको फंक्शंस अच्छे से पढ़ना है, एंड दैट टू दिस इज, आपको स्ट्रिंग फंक्शन भी है, कैरेक्टर फंक्शन भी है, और मैथमेटिक्स फंक्शन भी है। आइए नेक्स्ट, और में क्या कहता है, और में देखें क्या कहता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन यूजिंग सुइटेबल एग्जांपल्स, यानी कि इन फंक्शंस के आपको क्या देने हैं, एग्जांपल्स भी देने हैं, डिफाइन भी करना है। बहुत आसान है, आप चाहे तो खुद से ही पढ़ सकते हैं, नाम से क्लियर है। अभी देखिए अपर केस ये क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सिंटैक्स लिख दीजिएगा, एग्जांपल लिख दीजिएगा। ट्रिम क्या करता है, अभी मैंने बताया ट्रिम, यहाँ देखिए ये बताया ना मैंने, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा देता है। मिड, बीच में से डेटा को एक्सट्रैक्ट, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। डे नेम, नेम ऑफ द डे बताता है। और पावर, एक्स टू द पावर वाई फाइंड आउट करता है। ये आप देखिए इसका इसमें क्या क्या लिखेंगे आप इसका इसमें डेफिनेशन लिख देंगे, इसमें आप इसका एक सिंटैक्स लिख देंगे, और एक एग्जाम्पल भी क्या कर देंगे, बना देंगे। तो इस तीनों चीजों को लिखना पड़ेगा हर एक के लिए लिखिएगा, ठीक है। यू केस कन्वर्ट्स द, फिर से बता देता हूं, दिस कमांड इज यूज्ड टू, या दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस। सिंटैक्स एग्जाम्पल, ट्रिम लीडिंग स्पेसेस को और ट्रेलिंग स्पेसेस को, व्हाइट स्पेसेस यानी ब्लैंक स्पेसेस को ट्रिम कर देता है। मिड, बीच में से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। डे नेम, नेम ऑफ द डे को शो करता है। और पावर फंक्शन एक्स टू द पावर वाई को क्या करता है, फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल, डेफिनेशन, सिंटैक्स और एग्जाम्पल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32। अब आया नेटवर्किंग से क्वेश्चन। प्राइम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। इट इज प्लानिंग टू सेट अप इस इंडिया कैंपस एट मुंबई विद इन हेड ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। द मुंबई ऑफिस कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग। मुंबई में जो है मेन बिल्डिंग वो एडमिन है, अकाउंट्स है, एग्जामिनेशन है और रिजल्ट है। चलिए ठीक है, ये उसने बता दिया चीजों के बारे में। यू एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट हैव टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स रेज फ्रॉम 1 to 5। चलिए जी, हम बहुत बड़े बहुत अच्छे नेटवर्क इंजीनियर हैं, हमको सॉल्यूशन देंगे, कीपिंग इन माइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन बिल्डिंग्स एंड अदर गिवन पैरामीटर्स। चलिए अच्छी बात है। देखिए ये सब ना देखने की जरूरत नहीं है ना, बेकार होता है ये सब। फिक्स सेट ऑफ आंसर्स है, फिक्स सेट ऑफ आंसर्स को याद कर लीजिए, वही आपके आंसर्स होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए क्या है वो हम आंसर देख लें। ये देखना जरूरी है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, लाइक यहाँ पे 110 सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है ना, यहीं पे सर्वर होगा। तो ये देखना जरूरी इसलिए क्योंकि यहीं से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप अपना सर्वर कहाँ रखेंगे। तो अभी सर्वर रखने की जगह सबसे अच्छी कौन सी होगी, एडमिन होगी, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। याद रखिएगा, ये फिक्स रूल होता है, इट इज अ फिक्स रूल फॉर ऑल, कि आप सर्वर वहीं पे रखेंगे जहां पे, याद रखिए, आपका सबसे ज्यादा कंप्यूटर होगा। नाउ क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, आंसर देते चलते हैं। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ सर्वर इनसाइड मुंबई ऑफिस आउट ऑफ 4 बिल्डिंग्स फॉर गेट बेस्ट कनेक्टिविटी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। जस्टिफाई योर आंसर। बस भैया सीधी सी बात है, admin will be the best place to place our server because it has maximum number of computers। ठीक है, यही इसका आंसर होगा एक लाइन का। दूसरा, सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट। भैया जब आपको पता है कि एडमिन विल बी द मेन सेंटर की, यहीं पे सर्वर होगा, तो भैया यहाँ क्या कीजिए, आप एडमिन को सर्वर बना दीजिए और इसी से सबको जोड़ दीजिए। किसको? अकाउंट्स को इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी से किसको जोड़ दीजिए? एग्जामिनेशन को जोड़ दीजिए। इसी से किसको जोड़ दीजिए? रिजल्ट को जोड़ दीजिए। बाकी हेड ऑफिस को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी फॉर्म व्हाट? स्टार टोपोलॉजी। एक मेन, उससे सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो दिस विल बी व्हाट? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये होता है ना। नेक्स्ट, और देखिए मैक्सिमम केसेस में ना स्टार टोपोलॉजी ही यूज कीजिएगा। सर्वर तो बना लीजिएगा, आपकी सर्वर वही होगा जो कंप्यूटर है जिसमें जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, और उसको बाकी सबको उससे कनेक्ट कर दीजिएगा, एंड दैट्स इट, खत्म। थर्ड, which networking device will you suggest to be produced by the company to interconnect all the computers various building? यानी हर बिल्डिंग में कौन सा डिवाइस होगा? देखिए हर बिल्डिंग में, चाहे वो ये बिल्डिंग हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, हर बिल्डिंग में आपको इंटरनेट का वायर तो एक ही आएगा ना। लेकिन कंप्यूटर्स की संख्या तो बहुत है,
तो एक नेट के वायर को, एक कनेक्शन को मल्टीपल कनेक्शन में हर बिल्डिंग में कन्वर्ट करना होगा, है ना। एक नेट का वायर बिल्डिंग में हर, मतलब मैक्सिमम, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को में कनेक्टिविटी देगा, तो उसके लिए हम हब को यूज करते हैं, या तो हब को यूज करते हैं या तो हम स्विच को यूज करते हैं। सो इधर हब और स्विच इज यूज्ड इन एवरी ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी का काम होता है कि एक कनेक्शन को अगर 4 पोर्ट का है तो 4 कनेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, 8 पोर्ट का है तो 8 कनेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, 16 का है तो 16 और 32 का है तो 32। तो ये भी फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है कि हर कोई एक डिपार्टमेंट में कौन सी डिवाइस लगेगी, तो हर डिपार्टमेंट में एक डिवाइस डेफिनेटली लगेगी, एंड दैट डिवाइस विल बी व्हाट, दैट डिवाइस विल बी a hub or switch. Fourth question, company is planning to get its website designed which will allow students to see the result after registering themselves into its server. Out of the static and dynamic, which type of website will you suggest? Obviously static तो यूज होती नहीं है। static मतलब सिर्फ आप टेक्स्ट दे दोगे वो पढ़ेगा बच्चा, और कुछ नहीं कर सकता है। static वेब पेज में कोई, स्टैटिक वेबसाइट में कोई डायनामिक चीज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि डेटा डालेगा, जैसे ही एडमिशन लेगा उसको एडमिशन बाद में कंफर्मेशन भी मिलनी चाहिए, तो हमेशा आप डायनामिक को ही यूज करेंगे। आजकल स्टैटिक वेबसाइट चलता कहाँ है, बहुत पुरानी बात हो गई। फिफ्थ, which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between people of admin office and Mumbai office of Mumbai and Delhi? मुंबई और दिल्ली के बीच में फेस टू फेस चाहिए, केबल टीवी नहीं, ईमेल नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यस, क्योंकि फेस टू फेस चाहिए ना, तो ये भी नहीं, टेक्स्ट चैटिंग थोड़ी करनी है, फेस टू फेस। तो फेस टू फेस के लिए क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 5 नंबर, ये देख रहे हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, आप देखिए बिल्कुल आसान है। सो मेक श्योर कि फुल नंबर आए, फुल मार्क्स आए। चलिए फाइनली एक क्वेश्चन हमें मिला मैटप्लॉटलिब से, पाईप्लॉट से, है ना। क्या कहता है? राइट पाइथन कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर इंडियाज मेडल टैली एज गिवन बिलो। बार चार्ट बनाना है, ये टैली है। ओके, तो ये टैली में क्या कहता है कि ये मेडल टाइप है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और ये नंबर ऑफ मेडल्स है, कितने मेडल्स मिले हैं। तो भैया ये पॉइंट में भी मेडल्स मिलते हैं क्या? पता नहीं, हो सकता है। वैसे है क्या ये मेडल टैली? पता नहीं, हो सकता है। चलिए एवरेज वगैरह टाइप का चक्कर हो। तो देखिए सबसे पहला लाइन, इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा? मैटप्लॉटलिब, है ना, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, है ना, एज PLT। ये लाइन तो फिक्स है। जब भी आपको मैटप्लॉटलिब करना है या किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन का काम करना है, ये लाइन तो फिक्स है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। अब आपको ये 2 वैल्यूज बनानी है, एक मेडल का टाइप बनाना है और एक ये मेडल का नंबर बनाना है। तो कोई वैल्यू दे दीजिए, जैसे मान लीजिए टाइप, तो हम लिखते हैं टाइप इक्वल टू, एक लिस्ट बना लीजिए, टाइप में क्या क्या है, गोल्ड है तो यहाँ दे दिया गोल्ड, ठीक है, और क्या है, सिल्वर है तो यहाँ दे दिया सिल्वर, और क्या है यहाँ पे, ब्रॉन्ज है तो यहाँ क्या दे दिया ब्रॉन्ज, BRONZE। उसके बाद नंबर ऑफ मेडल्स, तो यहाँ देते हैं मेडल, MEDAL। मेडल्स इक्वल टू कितने कितने मेडल्स हैं देख लीजिए, इसके लिए कितना है, गोल्ड के लिए कितना है 20 है, 20 दे दिया, कॉमा, सिल्वर के लिए कितना है 15 है, 15 दे दिया, ठीक है, कॉमा, ब्रॉन्ज के लिए कितना है 17.5 या 18 जो भी आपको लगे, तो मान लीजिए आप यहाँ 17.5 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, इसको प्लॉट भी तो करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, PLT है, और कौन सा, ये ध्यान से देखिए कौन सा प्लॉट करने के लिए कर रहा है, प्लॉट अ बार चार्ट, यू नीड टू प्लॉट अ बार चार्ट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बार चार्ट। तो हमने 2 डेटा बना लिया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया, अब हमें बार चार्ट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे PLT, दिखाई दे रहा है ना आपको, थोड़ा सा दिक्कत होगा बट मैं पढ़ दे रहा हूँ PLT, या यहाँ के बदले मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इस साइड में, ये इसी इंडेंटेशन से हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे PLT डॉट बार, एक्स एक्सिस में क्या देना है हमको, मेडल टाइप, तो टाइप यहाँ देंगे सबसे पहले, और कॉमा, उसके बाद क्या देना है हमको यहाँ मेडल की संख्या, यानी मेडल, हो गया, बन गया मेडल। अब यहाँ चाहे तो आप PLT डॉट शो कर सकते हैं, ताकि ये क्या कर दिया जाए, शो कर दिया जाए। अब शो करने से पहले बेसिकली आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वेश्चन नीचे दिया हुआ होगा ना, ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट, सेव करने का पूछ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अच्छा ये भी देखिए, मेडल टैली एज शोन बिलो,
तो बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए, यहाँ पे मेडल टाइप लिखा होना चाहिए एक्स एक्सिस में। तो शो करने से पहले क्या करेंगे, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, वाई लेबल फिक्स करना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स लेबल, और एक्स लेबल क्या होगा बताइए, व्हाट विल द एक्स लेबल। तो एक्स लेबल इज गोइंग टू बी मेडल टाइप, मेडल टाइप। नेक्स्ट पीएलटी डॉट वाई लेबल इज गोइंग टू बी व्हाट, मेडल ओनली, तो यहाँ मेडल लिखा हुआ आएगा। ओके, अब क्या होगा, पीएलटी डॉट शो, एक्स लेवल फिक्स कर दिया, वाई लेवल फिक्स कर दिया, आप शो कर दो भैया। उसके बाद और कुछ है इसमें, सेव करने के लिए क्या होता है, सेव पिक, पीएलटी डॉट सेव पिक डबल ए नाम से डॉट जेपीजी डाल दीजिए, डबल ए डॉट जेपीजी नाम से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, ये सारी चीजें कोई डिफिकल्ट है क्या, बहुत आसान है ये सब। एक्स लेवल, अब एक्स लेवल फंक्शन की मदद से एक्स लेवल को सेट करते हैं, वाई लेवल की मदद से वाई लेवल को सेट करते हैं, ठीक है। पीएलटी डॉट बार से बार चैट बनाते हैं, शो से उसको शो कर देते हैं, सेव पिक से सेव कर लेते हैं। अगर ये सब नहीं पता है तो बहुत बेसिक चीजें ये सारी चीजें, ये सब चीजें तो पता होनी ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये आपकी कमी है भैया, सीधी सी बात है। तो ये था आपको एक क्वेश्चन मैटप्लॉटलिब से। दूसरा क्वेश्चन और, यानी कि उस क्वेश्चन के बदले ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बनाना है, अभी बार बनाना था, आप लाइन चार्ट बनाना है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, ठीक है। इन दोनों डेटा के बेस पे आपको क्या कर देना है, बना देना है। तो बस वही है, क्या लिखिएगा, सेम स्टेटमेंट, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, है ना, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, है ना, एज पीएलटी। अब इस दोनों को जो है बना दीजिए, यहाँ पे दोनों ये डेटा आपको दे ही दिया है, तो वीक इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और फिर एवीजी जो दिया है नाम बच्चा बिल्कुल वही यूज कीजिएगा, एवीजी अंडरस्कोर वीक अंडरस्कोर टेम्प इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 40, 42, 38, 44, है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है, लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट, क्योंकि प्लॉट के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, प्लॉट के माध्यम से हम लाइन चार्ट बनाते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले वीक वे को डाल देंगे, और उसके बाद क्या डाल देंगे, ए वी जी अंडरस्कोर वीक अंडरस्कोर TMP, और उसके बाद हम पीएलटी डॉट शो से क्या कर देंगे, अपने चार्ट को शो कर देंगे। देखिए ये 5 लाइन को लिखने के लिए कितने नंबर दे रहा है आपको, ये 5 मार्क्स। बताइए इससे ज्यादा क्या आप चाहते हो यार, इतना आसान है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन लिखने के लिए 5 नंबर मिल रहा है। बस ये कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ईमानदारी से पढ़ना और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ई, फाइनली लास्ट सेक्शन में पहुंच रहे हैं हम। श्रेया, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज डिजाइन्ड अ डेटाबेस फॉर अ क्लॉथिंग शॉप, ठीक है। हेल्प हर राइटिंग आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेबल है, क्लॉथ टेबल है, कहता है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले क्लॉथ नेम्स इन लोअर केस। अरे भाई ये भी देखो फंक्शंस का काम है। सेलेक्ट लोअर, क्लॉथ नेम के लिए क्या है, सी नेम है ना, सी नेम कैपिटल है तो मैं सी नेम कैपिटल लिख रहा हूं। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, क्लॉथ है, खत्म बात। तो ये पहला का रिप्लाई हो गया, फर्स्ट का। दूसरा का क्या होगा, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स का जो लोवेस्ट प्राइस है, तो सेलेक्ट मिन, और प्राइस के लिए तो ये है ना, तो मिन प्राइस किस, फ्रॉम व्हाट, क्लॉथ, यानी क्लॉथ से मिनिमम प्राइस निकाल लो तो कपड़े का मिनिमम प्राइस निकल जाएगा। थर्ड क्या कहता है, राइट अ क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड ऑफ अ मीडियम साइज, यानी कि मीडियम साइज मतलब M, ठीक है। तो हम यहां क्या कहेंगे, सेलेक्ट, कहते हैं काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स, तो काउंट और व्हाट, यहां स्टार देते हैं कोई बात नहीं, फ्रॉम, टेबल का नाम क्लॉथ, और आप क्या करोगे, ग्रुप बाय करोगे क्योंकि ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो ग्रुप बाय व्हाट, साइज, हैविंग साइज इक्वल टू व्हाट, M। अब देखिए हैविंग क्यों लगेगा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि जब भी हम ग्रुप बाय लगाते हैं तो उसमें जब हमको डेटा लगाना होता है, जब हम उसको कंडीशन लगाना होता है तो हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। यानी कि काउंटिंग करो क्लॉथ में से
साइज की बेस पे ग्रुपिंग कर लो, तो साइज की बेस पे ग्रुपिंग करेगा तो सारे एम को एक साथ ले लेगा, पहले एक्सेल को लेगा तो एक्सेल एक ही है, फिर सारे एम को, फिर सारे फ्री को और सारे एल को। अब इसमें भी हैविंग साइज इक्वल टू एम लगा दिया तो सिर्फ एम वाले को लेगा और एम वाले की काउंटिंग करेगा, तो इट विल गिव यू व्हाट 2। तो बहुत आसान है, डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हो, है ना। नेक्स्ट, और ये रहा, राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड। यहां पे देखो और में दिया हुआ है ऑप्शन फॉर पार्ट थर्ड ओनली, यानी कि ये पार्ट थर्ड का सिर्फ है, यानी ये दोनों तो देने ही देने हैं, इसमें और इसमें कोई एक देना था, है ना। तो ये कहता है राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, राइट अ क्वेरी तो लिखेंगे सेलेक्ट, कहता है कि काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड, तो काउंट और क्या करना है हमको ईयर वाइज, तो देखो सिर्फ काउंट नहीं करेंगे, हमको ईयर भी शो करना होगा ना। तो हम यहाँ ईयर कैसे निकालेंगे, डीओपी में से निकालेंगे, तो डीओपी में से ईयर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ईयर और डीओपी, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्लॉथ की संख्या, तो काउंट, अकाउंट में क्या करना है हमको, किसको, काउंट को, क्लॉथ को ना, तो सी नेम, यानी सी नेम को काउंट कर लेंगे तो क्लॉथ का नेम काउंट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा काउंट व्हाट सी नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो व्हाट इज द टेबल नेम, टेबल नेम इज क्लॉथ। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, तो राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल, ईयर वाइज, तो ग्रुप बाई, ग्रुप बाई क्या होगा, जब ईयर वाइज कह रहा है तो वही बात है, ग्रुप बाई ईयर और डीओपी, यानी कि डीओपी में से ईयर निकालो, उस वाइज ग्रुप बाई करो, हो तो गया। अभी मैं सोच रहा था कुछ और है क्या, तो क्या करेगा, ईयर निकालेगा, टोटल उसकी काउंटिंग करेगा क्लॉथ टेबल में से, और ग्रुपिंग किसके बेस पे करेगा, डीओपी के बेस पे, मतलब 2022 उठाएगा 2022 का और कोई ये नहीं है तो काउंटिंग एक आ जाएगी, 2021 को उठाएगा, ये उठाया ये उठाया उठाया, काउंटिंग 3 आ जाएगी, 2019 का एक ही बचा तो एक आएगा। तो ग्रुप बाई, मतलब इस पूरे सैंपल पेपर से मुझे यही देखने को मिला कि ग्रुप बाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका फंक्शंस है, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रुप बाई से आए, तो ग्रुप बाई को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। नाउ 35th क्वेश्चन कहता है मिस्टर सोम अ डेटा एनालिस्ट हैज डिजाइन द डेटा फ्रेम डीएफ, यानी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट उन्होंने डिजाइन किया डीएफ that contains data about computer olympiad CO1 CO2 3 4 5 as an index shown below. Okay, so CO1 2 3 4 5 स्कूल है, टोटल स्टूडेंट्स, टॉपर कौन था, फर्स्ट रनर अप कौन था। 3 क्वेश्चन होगा इसमें, देखिए पहले क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, दूसरे के लिए 1 मार्क, तीसरे के लिए 2 मार्क। कहता है फर्स्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट डीएफ डॉट शेप, कितने रोज और कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, 1 2 3 4 4 सॉरी 5 रोज एंड 4 कॉलम, तो 5,4। अब फिर कहता है क्या कि डीएफ से डेटा निकालिए, ये स्लाइसिंग होती है बेटा 2 से 4 तक की स्लाइसिंग, यानी कि आपको क्या करना है, सेकेंड इंडेक्स से 4 से 1 कम, यानी थर्ड तक, तो 0 1 2 यहां से निकालना शुरू करना है और थर्ड तक, ये दोनों रोज दिखाई देंगे आपको, यानी आप हेडिंग डाल देंगे स्कूल, टीओटी स्टूडेंट, टॉपर, फर्स्ट रनर अप, और इन दोनों डेटा को उसके नीचे क्या कर देंगे, शो कर देंगे इन दोनों का डेटा, दैट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ए का 2। नाउ सेकंड बी, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा ऑफ टॉपर कॉलम्स ऑफ इंडेक्सेस CO2 टू CO4, यानी हमको क्या करना है, पाइथन स्टेटमेंट लिखना है डिस्प्ले करने के लिए डेटा ऑफ टॉपर कॉलम, यानी कि हमको टॉपर कॉलम का सिर्फ डेटा चाहिए, ठीक है, ऑफ इंडेक्सेस CO2 एंड टू CO4, CO2 से लेके CO4 तक का, मतलब सिर्फ हमको CO2 से लेके CO4 तक के टॉपर्स का ये वाला कॉलम हमको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे प्रिंट, और क्या प्रिंट करेंगे हम, तो df डॉट LOC, LOC मतलब क्या, लोकेशन, कहां से कहां तक प्रिंट करना बच्चा, तो CO2 से लेके CO4 तक को प्रिंट करना है, ठीक है, यानी दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द एंडिंग, एंड फॉर व्हाट, विच कॉलम, फॉर टॉपर कॉलम, तो यहां आई विल राइट व्हाट, टॉपर कॉलम।
सो LOC के माध्यम से आपने डिस्प्ले किया CO2 से लेके CO4 तक को, किस कॉलम के लिए? टॉपर कॉलम के लिए। सिंटैक्स यहां याद रखना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। नाउ और ऑप्शन फॉर पार्ट थर्ड ओनली, यानी पार्ट थर्ड के लिए यही आई थिंक पार्ट थर्ड है, और कोई पार्ट थर्ड तो है नहीं, गलती से उसने पार्ट थर्ड लिख दिया, उसने लिखना था या तो बी के लिए आप लिखोगे कि ये 1 2 और पार्ट थर्ड पे बी है, यानी ये करोगे या ये वाला करोगे आप, ठीक है। तो डीएफ डॉट, ये तो सेकंड का ऑप्शन इसका आंसर हो गया ना। ये आता है राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉल्यूम एंड फर्स्ट रनर ऑफ कॉल्यूम ऑफ द अबव गिवन डेटा फ्रेम। यानी कि आपको क्या करना है, पाइथन का स्टेटमेंट लिखना है जिसमें आपको बताना है, दिखाना है दो किसका, टोटल स्टूडेंट कॉल्यूम का और फर्स्ट रनअप डिफरेंस दिखाना है। तो टोटल स्टूडेंट्स और फर्स्ट रनर अप को माइनस कर देना है, कह सकते हैं ये। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या लिखेंगे इसके लिए हम स्टेटमेंट, तो दैट इज वेरी इजी, हमको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट कर देंगे क्या, df डॉट tot अंडरस्कोर स्टूडेंट्स माइनस df डॉट फर्स्ट रनर अप। ये तो बिल्कुल सिंपल था, फर्स्ट अंडरस्कोर रनर अप एंड दैट्स इट। सो दिस वाज द सिंपल क्वेरी, प्रिंट कर दो इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में जो टोटल स्टूडेंट की संख्या है माइनस डीएफ में फर्स्ट रनर अप में जो संख्या है वो। हो, कंग्रेचुलेशंस, फाइनली वी हैव डिस्कस्ड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सैंपल पेपर विथ ऑल ड्यू एक्सप्लेनेशन। हर चीज मैंने आपको बता दी। तो क्वेश्चन को, इस फाइनल सैंपल पेपर को देखने के बाद यही पता चलता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी ठीक है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। आई थिंक इट टुक हार्डली 2 आवर्स। मैं समझा के आपको बताया तो 2 घंटे में हो गया। अगर आपको खुद से करना है और अगर आपने ढंग से पढ़ा है, इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 1.5 hour टू कंप्लीट दिस, राइट। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन एंड बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सैंपल पेपर एज प्रोवाइडेड बाय CBSE। और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो बिलीव मी यू कैन गेट 100 मार्क्स। सारे के सारे वीडियोस इस चीज से रिलेटेड, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल कोडिटअप पे ऑलरेडी हैं। वहां से आप एक एक चीज पढ़ सकते हैं और खुद से पढ़ के 100 मार्क्स भी ले आ सकते हैं। हालांकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के कम बैच ही हम बनाते हैं, पेड बैचेस होते हैं, बच्चे ज्वाइन करते हैं, आपकी मर्जी तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कीजिए, मारामारी नहीं कुछ वैसी। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो करिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा कंटेंट डाला हुआ है। डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन बच्चा पार्टी फॉर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सैंपल पेपर एज गिवन बाय CBSE फॉर सेशन 2022-23 एंड आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।